जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स के चौथे चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व के पूरा नोट्स विश्लेषण को देखेंगे। देखिए, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में जो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है आर्स्टेड का प्रयोग। चलिए इसको देखते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो देखिए, आर्स्टेड का प्रयोग जो खास करके होता है वो धारा का चुंबकीय प्रभाव बताने के लिए होता है। यानी जब धारा बहता है तो उसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, यही बतलाने का कोशिश करता है आर्स्टेड का प्रयोग। देखिए, आर्स्टेड जो वैज्ञानिक थे वो थे डेनमार्क के, और इन्होंने 1820 में ये प्रयोग किया था। और उस प्रयोग द्वारा उन्होंने बताया था कि किसी चालक में धारा बहाने से उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कोई धारा बहती है, कोई तार से अगर बिजली बह रही है तो उसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते, आखिर इस प्रयोग में इन्होंने किया था कि इस चित्र से आप समझ सकते हैं कि आखिर उन्होंने किया था। देखिए, उन्होंने जो किया था कि एक जो है उन्होंने एक चुंबकीय सुई लिया था और नुकीली सुई, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, इस तरह से जो है उन्होंने जो है दो तारों के बीच में जो है दो विद्युत क्षेत्र के बीच में जो उन्होंने जो है चुंबकीय सुई को रख दिया था। और चुंबकीय सुई को रखने पर उन्होंने पाया था कि चुंबकीय सुई जो धारा बहने पर जो है विक्षेपित हो जा रही, यानी टेढ़ी हो जा रही। जैसे देखिए, ये पहले सीधी थी, अब जाके ये देखिए टेढ़ी हो चुकी है। तो इससे उन्होंने पता लगाया था कि धारा में जो है चुंबकीय प्रभाव भी होता है। उसके बाद चलते हैं अब इसका जो बड़ा सा विश्लेषण देखते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे और इस प्रयोग से हमें क्या पता चलता है। देखिए, इसमें उन्होंने किया था, इसमें उन्होंने एक चालक तार लिया था PQ, जैसा कि हम चित्र में देख सकें। उसको उन्होंने एक बैटरी से जोड़ दिया था और उसमें एक स्विच लगा दिया था, और इस तार को जो है चुंबकीय सुई के समांतर रख दिया था। और जिसके बाद जो है वो क्या पाते हैं, इस प्रयोग द्वारा उसे मिलता क्या है आर्स्टेड को, उन्हें क्या क्या पता चलता है। देखिए, सबसे पहला उन्हें पता चलता है कि जब तार में से धारा प्रवाहित नहीं होती है तब चुंबकीय सुई तार के समांतर रहती है। उसके बाद उन्होंने जो देखिए दूसरा पॉइंट क्या पाया था कि जब तार में धारा Q से P दिशा में अर्थात उत्तर की ओर बहती, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जब धारा बहती है तब सुई पूरब की ओर मुड़ जाती है। तो दूसरा चीज़ उन्होंने ये पाया था। उसके बाद देखिए तीसरा चीज़ उन्होंने क्या पाया था कि जब तार में धारा P से Q की दिशा में यानी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तब सुई पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। यानी उत्तर रहता है तो पूरब की ओर मुड़ता है, और दक्षिण रहता है तो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। तो ट्रिक याद रखना है, उप दप, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। तो इस तरह से आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था, वो किस निष्कर्ष पर पहुंचे थे, आखिर ये घटना क्यों होती है। तो उन्होंने पाया था कि किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यदि उसमें से धारा बहाया जाए तब। तो उन्होंने जो इसका एक बड़ा सा विश्लेषण भी दिया था कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह कह सकते हैं गतिमान आवेश के कारण उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नोट पर। नेक्स्ट नोट देखिए क्या कह रहा है। देखिए, नेक्स्ट नोट में जो पॉइंट समझना है वो है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, देखिए किसी चुंबक का अपना एक क्षेत्र होता है। जैसे गांव में कोई बाहुबली होता है, कहता है ये मेरा इलाका है, तो वही तरह चुंबक भी होता है। जब चुंबक कहता है ये मेरा इलाका है तब वो चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई किसी बिंदु पर सदैव एक निश्चित दिशा में ठहरती है तो वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, इसे B से सूचित किया जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए। और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये एक चुंबक है NS, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, और बीच में जो ये जो डैश लकीर खींचा हुआ है ये होता है नल पॉइंट, इसको कहते हैं उदासीन बिंदु। यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, और ये इस तरह से जो है घूमती रहती है, इस तरह से इस दिशा में जो है पूरब से पश्चिम घूमती रहती है, उत्तर की ओर घूमती रहती है। इस तरह से पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर ये घूमती रहती है, और इस तरह से जो ये चुंबकीय बल का प्रदर्शन करता है।
उसके बाद चलते हैं कि आखिर चुंबकीय बल में क्या क्या गुण होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं जो है किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। उसके बाद देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण को देखना है। तो देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में सबसे पहला क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और चुंबक से बाहर होती हुई दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट नोट जो है चुंबकीय गुण का। देखिए, दूसरा जो चुंबकीय गुण है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र इधर गया, एक चुंबकीय क्षेत्र इधर गया। अब देखिए इस पॉइंट पर काटा है तो एक पॉइंट जो एक दिशा इधर चला गया इसके लिए, अब एक दिशा इधर चला जाएगा इसके लिए। तो देखिए एक ही बिंदु पर दो दिशा संभव नहीं है, इसीलिए दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। उसके बाद चलिए तीसरे गुण पर चलते हैं कि आखिर तीसरा गुण क्या कहता है। तो चुंबक के किनारों पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अत्यधिक होती है जबकि चुंबक के बीच वाले भाग पर लगभग शून्य होती है। मैंने पहले भी बताया था चुंबक में जो ये जो इधर एन पोल इधर एस पोल और यहाँ जो नल पॉइंट है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। इसका अर्थ देखिए क्या है कि चुंबक के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा होती है जबकि मध्य भाग पर जो 0 होती है। अतः चुंबक के मध्य भाग को उदासीन बिंदु कहा जाता है, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद चलते हैं लॉरेंज बल क्या कहलाता है। तो देखिए लॉरेंज बल क्या है कि जब कोई आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों विद्यमान हो तो आवेशित कण पर लगने वाले बल को जो है लॉरेंज बल कहा जाता है। जैसे सिर्फ दो आवेशों के बीच बल लगता है तो उसको कूलम बल कहते हैं, उसी तरह जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच आवेश के बीच जो बल लगता है उस पर हम उसे लॉरेंज बल कहते हैं। तो देखिए इससे अब इसका जो फॉर्मूला निकलेगा कि देखिए ऐसे विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि F बराबर होता है Q, F बराबर Q, ये विद्युत क्षेत्र में हो गया। वहीं चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है F बराबर Q इंटू V गुना B। तो इस तरह से जब दोनों की बात हो रही विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तो दोनों को जोड़ देंगे, विद्युत क्षेत्र का बल और चुंबकीय क्षेत्र का बल, तो Fe प्लस Fm हो जाएगा। दोनों सदिश राशि इसलिए वेक्टर भी लगा हुआ है। तो इस तरह से दोनों को जोड़ने के बाद जो हमको मिलेगा Q इंटू E प्लस VB, तो ये हो जाता है लॉरेंज बल का फॉर्मूला। चलते हैं अब नेक्स्ट जो नोट्स है उसको देखते हैं कि देखिए अब जो है क्या कह रहा है कि यदि वैद्युत बल 0 हो जाए तब जो है क्या हो जाएगा। तो यदि वैद्युत बल 0 हो जाएगा, देखिए तब क्या हो जाएगा। देखिए वैद्युत बल अगर 0 हो गया तो E बराबर 0 हो जाएगा। तो E बराबर 0 तो E प्लस में रहता है तो E प्लस हट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा QV प्लस B यानी QVB साइन थीटा। तो इस तरह से जो है हमें एक नया सूत्र मिलता है। यदि विद्युत बल नहीं लग रहा है तो F बराबर QVB साइन थीटा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कितना बल लगता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र ये मान लेते ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस पर अब कितना बल लगेगा गतिमान आवेश पर कि कोई आवेश क्यू है जो भी वेग से गतिमान है तो इसके दो घटक होंगे, एक V cos थीटा एक V साइन थीटा। इस तरह से जो है आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब जो है क्या हो जाएगा कि आवेश जो है F Q के समानुपाती होगा। उसके बाद आवेश V बल जो है पहला जो है बल आवेश के समानुपाती होगा, फिर बल वेग के समानुपाती होगा, फिर बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा और फिर बल जो है F साइन थीटा के समानुपाती हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमें सूत्र मिल जाता है F बराबर QVB साइन थीटा। अब जो है F बराबर देखिए प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट लेना होता है तो हमने कांस्टेंट ले लिया K, तो F बराबर हो गया K QVB साइन थीटा और प्रयोग से K बराबर मिलता है 1। तो इस तरह से जो हमें सूत्र मिल जाता है F बराबर QVB साइन थीटा। ये पहले भी हम जो चर्चा इस बात पर हम कर चुके हैं। इसके बाद देखिए अब चलते हैं छठे नंबर नोट्स पेज पर कि इसमें अब क्या कहता है कि यदि बल की दिशा V और B दोनों लंबवत हो यानी थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो जाए
और देखिए 90 डिग्री हो जाए तो यहाँ पर भी दो कंडीशन दिए हुए हैं, एक थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो कुछ नहीं है, थीटा बराबर अगर 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 से कोई भी चीज़ गुना करेंगे 0, यानी थीटा बराबर 0, तो बल भी नहीं लगेगा। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया, यहाँ पे मिस्टेक 18 डिग्री हो गया तो 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री का मान भी 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। वहीं पर जो है थीटा बराबर अगर 90 डिग्री का बात किया जाए तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो इस तरह से एफ बराबर हो जाएगा क्यू वी बी। और ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम भी होता है, एफ बराबर क्यू वी बी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, यानी क्यू वी बी से ज़्यादा जो है लॉरेंज बल काम नहीं करता है, क्यू वी बी ही लास्ट होता है। उसके बाद देखिए इस तरह से बी का हमको फार्मूला मिल जाता है। देखिए बी का हमको फार्मूला क्या मिलता है, तो बी बराबर जो हमको मिल जाएगा एफ बटे क्यू बी, बी बराबर एफ बटे क्यू बी, और क्यू बराबर अगर 1 कूलम मान ले तो बी बराबर हो जाएगा एफ एम एक्स, यानी एफ मैक्सिमम। यानी यदि आवेश 1 कूलम लग रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो जो है मैक्सिमम होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र पर जो है अधिकतम बल लगता है। इस तरह से हो जाता है। इस तरह से जो है देखिए इसका हम विश्लेषण कर देंगे कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर एकांक वेग से गतिमान एकांक आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण के बराबर होता है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। बस जो हमने ऊपर किया था उसको हमने भाषा में लिख दिया, एकांक वेग यानी v बराबर हमने 1 मीटर प्रति सेकंड लिया था, एकांक आवेश यानी q बराबर हमने 1 कूलम लिया था, बस हमने इसको भाषा में चेंज किया हुआ है। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर देखिए ये क्या कह रहा है, सॉरी पीछे लगता है छूट गया है, कुछ नोट्स नहीं छूटा है। चलिए अब देखते हैं आखिर आगे क्या कह रहा है। तो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक तार पर बल की व्याख्या करनी है। तो देखिए पहले चित्र समझेंगे तो आसानी से हो जाएगा कि ये देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र में इसमें कोई पिंड रखा हुआ है जिसकी लंबाई एल है, तार मान लेते ये है। अब एल लंबाई का तार है तो इससे अब इस पर कितना बल लग रहा है उसको हमको निकालना है। उसके बाद जो है इस पे बल कितना लग रहा है उसकी हमको चर्चा करनी है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र पर जो बल लगता है, चुंबकीय क्षेत्र पे जो बल लगता है वो होता है एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। और एकांक आयतन में जो जितना आवेश बह रहा है उसको मान लेंगे कि एन आवेश बड़ा, और चालक का आयतन जो मान लेंगे तार का आयतन वो हो जाएगा ए एल, क्योंकि आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल, यानी हम क्षेत्रफल गुना लंबाई भी कर सकते हैं आयतन को, इसलिए तार का आयतन हो गया यहाँ ए एल। इस तरह से चालक तार में आवेश वाहकों की जो संख्या हो जाएगी एन ए एल, क्योंकि एकांक आवेश में एन आवेश बड़ा है तो पूरा ए एल आयतन में कितना बड़ा होगा एन ए एल। इस तरह से आवेश बराबर जो हो जाएगा क्यू बराबर एन ए एल गुना ई, आवेश बराबर हो जाएगा क्योंकि एक आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है ई बराबर होता है -1.6 गुना 10 पर -19 कूलम। इस तरह से जो है ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है क्यू ई, एफ बराबर क्या होता है क्यू ई। तो हमने यहाँ Q का मान रख दिया, यहाँ पे हमने Q का मान रखा तो ये हो गया F बराबर एन ए एल ई, एन ए एल ई, ये हो जाएगा वी डी साइन थीटा। ई का मान यहाँ पे रखा गया वी डी बी साइन थीटा, ई का मान यहाँ पे रखा गया वी डी बी साइन थीटा। इस तरह से जो हमको फार्मूला मिल जाता है। और देखिए ये फार्मूला मिल जाता है, तो फार्मूला हमको क्या मिलता है, फॉर्मूला मिलता है एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि आई बराबर होता है एन ई ए वी डी, आई बराबर होता है एन ई ए वी डी, वी डी क्या है संवहन वेग, यानी इसे अपवाह वेग भी कहते हैं। तो एफ बराबर हमको मिल जाता है आई एल बी साइन थीटा। अब इसको सदिश रूप में करना है तो एल बी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्रॉस वेक्टर में, क्योंकि क्रॉस वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो साइन थीटा में आता है। तो इस तरह से एफ बराबर हो जाता है आई इंटू वैक्टर एल गुना वैक्टर बी। अब जो है एक बार थीटा का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा, एक बार थीटा का मान 180 डिग्री रखेंगे तो क्या आएगा, एक बार थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो क्या आएगा। तो आपके जो है याद करने पर जो है निर्भर करता है आपको किस तरह से जो है याद है पॉइंट कि ट्रायगोनोमेट्री में कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है और साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है इसलिए एफ भी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। वहीं थीटा का 180 डिग्री अगर मान हो जाएगा तो थीटा 180 डिग्री साइन 180 डिग्री का मान भी 0 होता है इसलिए एफ बराबर भी 0 हो जाएगा। वहीं केस 3 में यानी थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो इस तरह से ये एफ बराबर आई एल बी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए अब जो यहाँ पर जो पॉइंट क्या कह रहा है,
तो पॉइंट देखिए क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति समझना। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति क्या है, तो देखिए आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। हमेशा जो आवेश की गति की अगर बात करें तो आवेश जो चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा लंबवत गति करता है, एकदम यानी खड़े खड़े। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए जैसे चित्र में दिखाया गया एकदम खड़े खड़े जो आवेश गति करता है, तो इस तरह से हो गया। उसके बाद चलते हैं कि अब इसको जो है सूत्रबद्ध कर देंगे कि माना कि एक आवेश क्यू आवेश जो है v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b में लंबवत प्रवेश करता है और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस पर बल F आरोपित किया जाता है, तब बल बराबर क्या होगा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इस तरह से थीटा बराबर क्या हो जाता है 90 डिग्री और F बराबर हो जाता है क्यू वी बी। अब यहाँ पर देखिए कुछ विश्लेषण है कि यह चुंबकीय बल आवेश को वृत्ताकार पथ में गतिशील करता है, अर्थात यह अभिकेंद्र बल की भूमिका निभाता है। यानी कोई जब आवेश लंबवत होता है तो ये अभिकेंद्र बल की भूमिका निभाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए क्या कह रहा है कि एम भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू भी। ये अब चूंकि आवेश जो है जब वृत्ताकार पथ पे गति करता है तब वो अभिकेंद्र बल भी उस पर लागू होता है। तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला आता है एम भी स्क्वायर बटे आर। तो एम भी स्क्वायर बटे आर बराबर हो जाएगा क्यू भी। तो इस तरह से जो है हमें जो भी का फॉर्मूला मिल जाएगा, गतिमान आवेश में भी का फॉर्मूला मिल जाएगा, भी बराबर क्यू बी आर बटे एम। क्योंकि भी को इधर साइड रखेंगे और इसको सारे को जो है एम को इधर लेके चल जाएंगे, आर को इधर लेके चल जाएंगे। इस तरह से जो हमको जो है फार्मूला मिल जाता है कि क्यू भी क्योंकि एक भी तो कट भी जाएगा। तो इस तरह से हमें फार्मूला मिल जाता है। उसके बाद देखिए आवर्तकाल की बात करते हैं। आवर्तकाल क्या, देखिए आवर्तकाल क्या होता है कि आवेश पर वृत्ताकार पथ पर जो एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्त काल कहते हैं। यानी एक वृत्ताकार पथ पर जो मान लीजिए यहाँ से आवेश शुरू कर, यहाँ से एक चक्कर लगाया तो इसमें जितना समय लगा वही क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। और आवर्तकाल का जो फार्मूला होता है परिधि बटे वेग। तो इस तरह से टी बराबर हो जाएगा वृत्त का परिधि 2πr वेग भी, तो इस तरह से हो जाएगा। और भी का मान रखना है, भी का मान हमने पहले भी निकाला हुआ है ऊपर पे। तो इस तरह से जब हम भी का मान रखेंगे तो हमें जो एक नया फार्मूला मिलता है टी बराबर 2πm बटे क्यू बी। उसके बाद चलते हैं आवृत्ति पर। आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्त काल। तो आवर्त काल यानी सिर्फ आवर्त काल को उल्टा करना है, तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू बी बटे 2πm। इस तरह से हमें फार्मूला मिल जाता है। उसके बाद कोणीय वेग की भी बात हो रही है। कोणीय वेग बराबर होता है ओमेगा बराबर 2πf का मान हमने निकाला हुआ है, तो उसको जब रखेंगे तो हमको मान मिल जाता है क्यू बी बटे एम। तो इस तरह से जो हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। देखिए अब आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, दूसरा पॉइंट कर रहा है आवेश चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण थीटा से प्रवेश करता है। किसी कोण थीटा से प्रवेश करता है तब क्या घटना घटेगी। तो अगर कोण थीटा से प्रवेश करा तो यहाँ देखिए ये हॉरिजॉन्टल है। अब इसे थीटा बनाते हुए जो ये प्रवेश कर रहा है आवेश क्यू आवेश, और यहाँ पर आवेश को मूल बिंदु मान लिया गया, तो घटक दो हो जाएंगे भी कॉस थीटा भी साइन थीटा। तो ये घटक हैं आवेश के। इस तरह से जो अब जो है हमें देखिए क्या करना है, तो अब है कि माना आवेश क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी से में थीटा कोण पर भी वेग से गतिशील है, तो वेग बी का घटक भी कॉस थीटा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो आवेश की रेखीय गति के लिए उत्तरदायी है। वेग भी का घटक भी साइन थीटा चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत होता है जो वृत्ताकार गति के लिए उत्तरदायी है। सम्मिलित रूप से यह गति हेलिकल कहलाती है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद देखिए वृत्ताकार गति के लिए चुंबकीय बल F बराबर क्यू भी बी, यह बल अभिकेंद्र बल की भूमिका निभाता है। और इस तरह से क्यू भी बी बराबर हो जाता है एम भी स्क्वायर बटे आर, जो कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए तो इस तरह से भी बराबर क्या हो जाता है क्यू बी आर बटे एम, आवर्तकाल बराबर हो जाता है 2πm बटे क्यू बी। इस तरह से अब 1 बटे टी बराबर हो जाता है क्यू बी बाय 2πm जो आवृत्ति कहलाता है। अब फिर कोणीय वेग बराबर हमको मिल जाता है ओमेगा बराबर क्यू बी बाय एम। इस तरह से जो है आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक पिच लिखा हुआ यानी नोट, कुछ जो हमें जरूर रखते याद रखना जरूरी पड़ता है हमको। आवेश द्वारा एक वृत्ताकार चक्कर में तय की गई रेखीय दूरी पिच कहलाती है। पिच बराबर जो होता है वेग का समांतर घटक गुना आवर्तकाल। वेग का समांतर घटक होता है भी कॉस थीटा, आवर्तकाल होता है टी। तो इस तरह से पिच बराबर हो जाता है भी कॉस थीटा गुना 2πm बटे क्यू बी, जो कि टी के बराबर होता है। इस तरह से पिच बराबर जो हमको मिल जाता है कि 2πm भी कॉस थीटा बटे क्यू भी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, इसको देखते हैं।
ये अब जो है साइक्लोट्रॉन के बारे में चर्चा हो रही है। साइक्लोट्रॉन देखिए ये बोर्ड मार्क्स के लिए 5 नंबर का होता है, इसलिए इसको भी समझना जरूरी होता है साइक्लोट्रॉन। तो देखिए साइक्लोट्रॉन क्या है कि साइक्लोट्रॉन जो है आवेश को त्वरित करने में इसका यूज किया जाता है। कि साइक्लोट्रॉन का निर्माण जो है लिविंगस्टोन एवं लॉरेंज ने किया था। साइक्लोट्रॉन आवेशों को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। त्वरित करणों का उपयोग जो है नाभिकीय क्वार्ज में भी किया जाता है या नाभिकीय खोज में भी किया जाता है। उसके बाद देखिए इसके सिद्धांत को समझते हैं कि इसका आखिर सिद्धांत है क्या। देखिए तो सिद्धांत क्या है कि स्पंदनशील विद्युत क्षेत्र धनावेशित कण को त्वरित करते हैं, अनेक बार उसी एक समान विद्युत क्षेत्र से आवेशित कण को गुजारते हैं एवं शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से कण को प्रत्येक बार वृत्ताकार पथ में विक्षेपित करते हैं, जिससे गति ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अत्यधिक क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके चित्र को, चित्र अगर समझ गए तो उससे भी आप इसको कहानी याद रख सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन में जो डी आकार का जो है 2 डीज होता है, जिसे हम डीज कहते हैं। डी आकार का होता है इसलिए इसको हम डीज कहते हैं। और इसके बीच में जो आवेश को रखा जाता है, आवेश को रखा जाता है और चारों बगल जो चुंबकीय क्षेत्र इसको घेर दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल विश्लेषण कि इसकी बनावट कैसी होती है। तो देखिए बनावट क्या होता है कि इसमें 2 डी आकार के खोखले धातु के कक्ष होते हैं, D1 एवं D2, इसे डीज कहते हैं। यह व्यास के समांतर होते हैं। D1 एवं D2 को एक दोलित्र से जोड़ दिया जाता है। यह दोलित्र D1 एवं D2 के कक्षों के मध्य उच्च विभवांतर 10⁴ वोल्ट की परास व आवृत्ति लगभग 10⁻7 SG उत्पन्न करता है। HZ होगा यहाँ पर हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। D1 D2 एक स्टील के निर्वातित बक्से से जुड़े होते हैं और इस बक्से को एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के साथ और बीच में रख दिया जाता है। उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र D1 व D2 के लंबवत होता है। P धनावेशित कण का स्रोत होता है जो केंद्र पर स्थित होता है। तो ये था इसका बनावट नोट्स। अब चलिए क्रियाविधि नोट्स को समझते हैं। क्रियाविधि देखिए नोट्स क्या है कि आवेशित कण D1 व D2 के विद्युत क्षेत्र के कारण त्वरित होता है एवं D1 से D2 में प्रवेश करते समय इसकी चाल बढ़ती जाती है। चुंबकीय क्षेत्र इस धनावेशित कण को वृत्ताकार पथ में गतिशील करता है। आधे घूर्णन के पश्चात D1 व D2 के विभव परिवर्तित हो जाते हैं एवं अब विद्युत क्षेत्र कण P पर D2 से D1 की ओर बल लगाता है। अब आवेशित कण की बड़ी त्रिज्या का अर्धवृत्ताकार पथ निर्मित करता है और एवं यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। धनावेशित कण प्रत्येक बार त्वरित होता है और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ती जाती है। उसके बाद देखिए क्या है, बढ़ती जाती है और फिर त्रिज्या जो बहुत अधिक हो जाती है। अंत में कण का एग्जिट बिंदु से ये क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए। जैसे यहाँ पर आधा चक्कर दिखाया गया कि आधा चक्कर ये घूमता रहता है, इस तरह से घूमता रहता है, इस तरह से घूमता रहता है और फिर जो है कम करने के बाद ये एग्जिट पॉइंट से बाहर निकल जाता है। देखिए अब इसका विश्लेषण क्या है। विश्लेषण देखिए क्या है कि कण का वृत्ताकार गति का विश्लेषण करना है कि आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल जो लगा जाता है F बराबर QVB sin थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री तो F बराबर QVB। और देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है कि यह चुंबकीय बल आवेश को वृत्ताकार पथ में गतिशील करता है, अर्थात यह विकेंद्र बल की भूमिका निभाता है। और mv² बराबर हो जाता है QVB, तो V बराबर हो जाता है QBR/m। इस तरह से समझ गए। इसके बाद देखिए अब गति ऊर्जा की बात करें तो गति ऊर्जा होता है K बराबर ½ mv²। तो ½ m V का मान रखेंगे तो हमें मिल जाता है K बराबर ½ Q²B²R²/m। उसके बाद आवर्तकाल की तो चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसलिए इसकी चर्चा करने की उतना आवश्यकता नहीं है। तो अब चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि अब बायो सावर्त नियम को समझना है। बायो सावर्त नियम, इस नियम का उपयोग करके धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र में व्यंजक निकालना है। तो देखिए बायो सावर्त का नियम निकालना है। तो बायो सावर्त का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जो किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। dB समानुपाती होता है पहला I, D समानुपाती I, उसके बाद dB समानुपाती होता है DL, फिर dB समानुपाती होता है साइन थीटा। तो इस तरह उसके बाद जो होता है dB समानुपाती 1/r
आर स्क्वायर भी होता है। जब चारों समीकरण को आप मिलाएंगे तो डी बी समानुपाती हो जाता है आई के समानुपाती डी एल के समानुपाती साइन थीटा के समानुपाती 1/r के समानुपाती, सब एक साथ आ जाता है। एक साथ आने के बाद जो है प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट आ जाता है म्यू नॉट बटे 4 पाई। इस तरह से बायो-सावर्त नियम से एक सूत्र मिलता है डी बी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और ये जो म्यू नॉट बाय 4 पाई इसका मान होता है 10⁻⁻7। तो इस तरह से जो है ये हो जाता है म्यू नॉट बराबर 4 पाई गुना 10⁻⁻7 म्यू नॉट का मान होता है ये। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सवाल कह रहा था कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के क्षेत्र पर तो इसमें सबसे पहले हमको मानना होगा कि माना कि एक तार को मोड़कर हमने r मीटर की त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई है। उसके बाद माना कि कुंडली में I एम्पियर की धारा बह रही है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए डीएल लंबाई का एक अल्पंश ए बी की कल्पना करते हैं और बायो-सावर्त के नियम से डीएल अल्पंश के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा बायो-सावर्त के नियम से। तो बायो-सावर्त का नियम होता है डी बी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से जो हमें डी बी बराबर मिल जाएगा साइन 90 का मान 1 होता है। डी बी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल बाय आर स्क्वायर। उसके बाद देखिए कि केंद्र ओ पर संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो बी बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो साइड हो जाता है। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर जो है साइड हो जाएगा और इंटीग्रेशन होगा डी एल का। तो डी एल भी जब छोटा चीज़ का बड़ा इंटीग्रेशन होता है तो बड़ा में बदल जाता है। और चूंकि लंबाई का जो इंटीग्रेशन है तो वृत्त का पूरा लंबाई जो है परिधि के बराबर होता है, इसलिए 2 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमें जो फार्मूला मिल जाता है कि b बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई स्क्वायर गुना 2 पाई। तो आर कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 2 कट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो इस तरह से b बराबर हो जाता है म्यू नॉट आई बाय 2 आर। यदि कुंडली में n फेरों की संख्या है तो चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट अनुप्रयोग हमको देखना है। नेक्स्ट अनुप्रयोग देखिए क्या है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से होकर जाने वाले अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो इसको अब देखना है। तो ये देखिए वृत्ताकार ये कुंडली है, वृत्ताकार ये कुंडली है। अब इसके अक्षीय रेखा पर जो है कोई आवेश है P। अब वहाँ पर जो है हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए चुंबकीय क्षेत्र को समझना भी पड़ेगा। तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र हमको ये देखिए समझना पड़ेगा। तो मान लेते वृत्ताकार कुंडली का त्रिज्या है r, त्रिज्या कितना है r, और x दूरी पर हमको जो है निकालना है क्या, चुंबकीय क्षेत्र का मान। इस तरह से जो ये एक 90 डिग्री का कोण बनाता है तो कर्ण हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये चित्र जब आप समझ जाते हैं तो उसके बाद देखिए हमें क्या करना है। तो चित्र पर ध्यान देना है। उसके बाद चित्र को भाषा में बदलना है कि इसमें एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली दिखाई गई जिसके केंद्र O से होकर जाने वाले अक्ष पर किसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए अल्पांश जो है DL के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, DB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, जो कि बायो-सावर्त का नियम होता है। उसके बाद देखिए चूंकि 90 डिग्री पे खड़ा है तो थीटा पर हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरह से हमको जो फार्मूला हो जाएगा DB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री। और दूरी चूंकि हम दूरी कितना है तो वो है x स्क्वायर √x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरह से जो ये फार्मूला मिल जाएगा हमको म्यू नॉट आई डी एल बाय 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए उसके बाद जो है हमको करना क्या है कि डी बी के घटक जो है डी कॉस थीटा विपरीत दिशा में जो है विपरीत दिशा में होने के कारण जो है ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और डी बी साइन थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। इस तरह से जो नेट चुंबकीय बल हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। और समीकरण 2 से जो समीकरण 1 का मान रखने पर यानी dB का मान जो यहाँ पे रख देंगे। तो dB का जब मान रखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा b बराबर इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई डी एल बाय 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा। सॉरी यहाँ पे फाई लिखा हुआ तो साइन फाई मान लेंगे। उसके बाद देखिए त्रिभुज OAP से भी साइन फाई का मान हम निकाल लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ये सॉरी लंब बटे कर्ण,
जो है कर्ण लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। तो इस तरह से आर बटे हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरह से देखिए अब जो है क्या करना है कि अतः b बराबर देखिए क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई डी एल बाय 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर गुना आर बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब हम सॉल्यूशन करते जाते हैं देखिए जो भी कांस्टेंट है जो बदलने वाला नहीं उसको साइड कर दी, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा जो बदलता है, तो डीएल का इंटीग्रेशन होगा। इसके बाद इसको जोड़ घटा कर देंगे, तो जोड़ घटा करने के बाद जो देखिए डीएल चूँकि वृत्त का पूरा लंबाई कितना होता है 2 पाई आर, तो इस तरह से जो हमको जो है इंटीग्रेशन ऑफ डीएल के बदले हम लिख देंगे 2 पाई आर, और ये जुड़ के जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटे 3 घात हो जाएगा 3/2। इस तरह से देखिए 2 पाई जो है पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब 3/2 है तो देखिए हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये जो हो जाएगा फार्मूला कि b बराबर म्यू नॉट आई आर बटे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटे घात होल पावर जो हो जाएगा 3/2। तो ये एक फेरा के लिए, यदि n फेरा है तो इतना हो जाएगा, n से गुना कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो है पॉइंट पे जाते हैं कि यदि x बराबर 0 हो जाए, यदि x बराबर क्या हो जाए 0, तो x बराबर अगर 0 है तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2 इंटू आर स्क्वायर बटे 3/2। इसमें भी 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ बचेगा आर क्यूब। तो ये हमें जो है फार्मूला मिलेगा, तो यहाँ पे जो फार्मूला मिलेगा ये। उसके बाद देखिए अगर b केंद्र पर है तो वहाँ पर भी फार्मूला मिलेगा म्यू नॉट एन आई बटे 2r, यहाँ पर भी हमें ये फार्मूला मिल जाएगा b केंद्र पर। अब देखिए एम्पियर का नियम समझना है कि एम्पियर का नियम क्या है। तो देखिए एम्पियर के नियम जो है चुंबकीय क्षेत्र एवं लंबाई के अल्पांश के अदिश गुणनफल का समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन कहलाता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू डी एल। तो ये था एम की रेखा समाकलन किसको कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। रेखा मतलब लंबाई के साथ जब हम चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन करेंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन कहलाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा b इंटू डी एल। अब देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम का विश्लेषण करेंगे कि किसी बिंदु पथ के चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान निर्वात की चुंबकशीलता के मान एवं उस बंद पथ से गुजरने वाली धाराओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा वेक्टर b डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा आई। सिग्मा जो है कुल के लिए लगा जाता है, ऐसे हम इसको म्यू नॉट आई भी कह सकते हैं। तो अब देखिए एम्पियर का नियम जो है इस तरह से जो हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि ये धारा लूप जो है, धारा लूप से आई धारा बह रही है, कहीं पर I1 कहीं पर I2 कहीं पर I3 कहीं I4 I5 सबको धारा को जोड़ देंगे तो वो जो है चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन के बराबर होता है म्यू नॉट से गुना करने के बाद। तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर डी एल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4। तो क्योंकि बीच की गणितीय योग का पालन करता है तो उल्टा दिशा में अगर धारा बह रहा है तो वो माइनस में जाता है। देखिए अब जो है हमको एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग को देखना है कि पहला है सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र अब देखते हैं, तो सीधे धारावाही चालक के कारण, तो देखिए चित्र देखेंगे तो चित्र में देखिए लिखना क्या क्या है कि जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि इसमें एक लंबे एवं सीधे तार में I का मान धारा प्रवाहित हो रही है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तार की लंबाई दूरी r के सापेक्ष अत्यधिक होने से तार को अनंत लंबाई का मान सकते हैं। इसके लिए r त्रिज्या का वृत्त तार के चारों ओर खींचता है। तो P बिंदु पर एक dl लंबाई के अल्पांश की कल्पना करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा एवं अल्पांश dl की दिशा एक ही होती है। अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू डी एल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई। इस तरह से देखिए बी डी एल ये, और चूंकि डॉट वेक्टर का है तो डॉट वेक्टर का घटक होता है कॉस थीटा। तीसरा से हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। इस तरह से जो सिग्मा आई जब आएगा,
सिग्मा जब आई आएगा तो देखिए बी का जो बी तो स्थिर रहता है, तो बी का समाकलन नहीं होगा, समाकलन होगा डी एल का, और फिर म्यू नॉट कुल जो वेक्टर सिग्मा आई हो जाएगा, आई सिग्मा आई बराबर आई। तो डी एल का जो चूंकि वृत्ताकार लूप है तो वृत्ताकार की पूरी लंबाई परिधि होती है, यानी वृत्त की परिधि 2 पार, तो बी गुना 2 पार बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई। इस तरह से जो हमें मिलेगा बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 पार, म्यू नॉट आई बटे 2 पार। तो इस तरह से हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि अब होता है लंबे बेलनाकार ठोस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए इसमें भी 3 सतह हैं कि बेलना के बाहर, बेलना के अंदर, बेलना के सतह पर। तो बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा क्या, तो देखिए तो बेलन के बाहर अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या बात किया जाए तो देखिए तो बेलन का जो त्रिज्या आर है, बेलन का त्रिज्या क्या है ये आर, और इसकी छोटी आर जो है बेलन के त्रिज्या अनुप्रस्थ कात का त्रिज्या है, तो उसमें अनुप्रस्थ कात का त्रिज्या जो है बड़ा हो जाएगा किससे, बेलन से, बेलन के त्रिज्या से। तो इसका जो चित्र हो जाएगा जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि आर त्रिज्या का ठोस धारावाही बेलन में दिखाया गया है, जिससे आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। बेलन के अक्ष से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, आर दूरी पर बिंदु P स्थित है। आर बिंदु पर सॉरी दिस मिस्टेक, हाँ आर बिंदु पर बिंदु P स्थित है, जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ की कल्पना करते हैं। तो इसमें देखिए अब क्या हो जाएगा कि वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई बराबर आई मान लेंगे, तो बी डी एल कॉस थीटा बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 0 का मान होता है 1। इस तरह से बी डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा और फिर हो जाएगा म्यू नॉट आई, तो डी एल का इंटीग्रेशन 2 पार में बदलेगा, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बटे 2 पार आर। उसके बाद देखिए उसके बाद बी में क्या कर रहा है, उसके बाद दूसरा जो शर्त है कि बेलन के सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो बस आर बराबर हो जाएगा आर, यहाँ यानी अनुप्रस्थ काट का त्रिज्या और बाहर का त्रिज्या दोनों बराबर है, तो इसलिए बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई बड़ी आर। देखिए अब जो है बेलन के भीतर का बात हो रहा है कि बेलन के भीतर स्थित बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, तो बेलन के अक्ष से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो एम्पियर का नियम ये होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट आई। तो इस तरह से जो फिर थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई। अब देखिए तो डी एल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमको देखना क्या है, तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि अब जो भीतर की बात हो रही है, तो भीतर तो क्षेत्रफल है, लंबाई तो है नहीं, तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाला धारा आई है, तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला धारा क्या हो जाएगा, आई बटे पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर से गुजरने वाली धारा क्या हो जाएगा, आई बटे पाई आर स्क्वायर गुना पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा आई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर आई। तो इस तरह से जो है आई का मान जब हम रख देंगे समीकरण एक ऊपर वाले में, तो हमको जो फार्मूला मिल जाएगा कि बी गुना 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे बड़ी आर स्क्वायर। तो हमको ये फार्मूला मिलेगा बी बराबर म्यू नॉट आई आर बटे 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर। ये जो चुंबकीय क्षेत्र बेलन के भीतर का मान होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए अब क्या कर रहा है, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य जो है बल क्या होगा। तो देखिए चित्र में क्या क्या लिखना है इसको देख लीजिए पहले कि इसमें दो समांतर धारावाही चालक ए बी और सी डी परस्पर डी दूरी पर होते हैं। इन चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। जब दोनों तारों में प्रवाहित धारा की दिशा एक ही होती है तब ये परस्पर आकर्षित होते हैं। जब इनमें विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तब ये परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो चित्र में देखिए ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो इसमें I1 धारा भरा है, इसमें I2 धारा भरा है। तो चारे चित्र में आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं धारा को दर्शाया गया है।
तो इस चित्र को देखने के बाद जो है आपको जो है यहाँ पे मेन चित्र देखना है कि मेन चित्र में आखिर क्या क्या कहा गया कि दो समांतर धारावाही चालक की बात हो रही, तो यहाँ पर जो है दो मेन समांतर धारावाही चालक ले ली गई। एक चालक ये हो गया, एक चालक ये हो गया, ये भी इस पे बल लगा रहा है, ये भी इस पे बल लगा रहा है। तो F12 कहने का मतलब है कि दो के द्वारा एक पर लगाया गया बल, और F21 कहने का मतलब है एक के द्वारा दो पर लगाया गया बल। तो इस तरह से होता है और दोनों के बीच डी दूरी। तो देखिए एम्पियर के नियम से क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बटे 2πd, क्योंकि रेखीय लंबाई के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 2πr। तो आर का मान यहाँ डी दिया हुआ है, तो आर के बदले हम डी दे दिया। तो ये B1 के लिए, पहला चालक के लिए, पहला प्लेट के लिए, ये दूसरे प्लेट के लिए था B2 के लिए। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए F बराबर क्या होता है कि जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लगाया जा रहा है, तो F बराबर हो जाएगा ILB साइन थीटा। और F12 चालक पर जब बल लगा रहा है, यानी चालक एक जब चालक दो के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगा रहा है, तब हो जाएगा F12 बराबर I1LB2 साइन थीटा। F12 बराबर क्या हो जाएगा, I1LB2 साइन थीटा। उसके बाद देखिए फिर देखिए F12 के लिए क्या था कि अब B का मान रख देंगे, तो F12 बराबर हो जाएगा I1L म्यू नॉट I2 बटे 2πd। इस तरह से F12 बराबर हो जाएगा F12 बटे L बराबर म्यू नॉट I1 I2 बटे 2πd। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब F12 बा L जो है ये एक अंक लंबाई पर बल है, एक अंक लंबाई पर बल है। उसके बाद देखिए F21 क्या है, तो F21 है दो चालक दो पर जो चालक 1 के कारण लगाया गया बल। तो इस पर भी उसी तरह जैसे हमने पहले संतुलन किया था वैसे इसमें भी सॉल्यूशन हो जाएगा कि F21 बराबर I2L B1 साइन 90 डिग्री। यहाँ पर भी B1 का हम मान रखेंगे, तो B1 का जब आप मान रखेंगे तो F21 बराबर हो जाएगा I2L म्यू नॉट I1 बटे 2πd। इसमें भी L को बाहर ले लेंगे तो F21 बटे L बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बटे 2πd। F21 बटे L जो है ये एक अंक लंबाई पर बल है। इस तरह से समीकरण 4 और 3 से जो है यह स्पष्ट है कि समांतर धारावाही चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा F12 व F21 परिमाण में बराबर हैं, परिमाण में बराबर हैं। और चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली पर बल एवं बल आघूर्ण को अब समझना है। तो बल आघूर्ण और बल को समझना है। तो देखिए बल क्या है, तो बल है F बराबर ILB साइन थीटा। तो इस तरह से I इंटू वैक्टर L गुना वैक्टर B, जो कि पहले ही हम साबित कर चुके हैं। तो FPQ बराबर हो जाएगा, देखिए तो F देखिए यहाँ पर PQ, यहाँ जो धारावाही चालक है यहाँ पे जो है ये जो प्लेट है इसमें देखिए PQRS है। तो देखिए PQ के तरफ जो बल लगेगा वो हो जाएगा IQB साइन 90 डिग्री। तो इस तरह से साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा IAB, ये अंदर की ओर, ये जो है अंदर की ओर है, ये क्या है अंदर की ओर। उसके बाद देखिए FQR की बात करें तो QR देखिए ऊपर की ओर है, ये ऊपर की ओर। तो यहाँ पर ये जो है 0 है, क्योंकि इस सीधा चल ये भी चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में, चालक भी इसी दिशा में, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो FQR बराबर हो जाएगा साइन 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर RS की बात करें यानी RS की इस तरह से, तो इसमें देखिए थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री होता है, इसमें FRS बराबर भी हो जाएगा AB, तो ये भी होगा बाहर की ओर, ये हो जाएगा बाहर की ओर। देखिए इस तरह से FSP बराबर हो जाएगा IBB साइन 180 डिग्री बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि साइन 180 डिग्री का मान भी 0 होता है। फिर FPQ बराबर देखिए FRS बराबर F, यानी सिर्फ PQ बराबर किसके RS के, बाकी तो सब 0 है। तो FPQ बराबर FRS एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा, और बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना दोनों बलों के बीच जो है लंबवत दूरी। तो F बराबर टाउ जो बल आघूर्ण को टाउ सिद्ध करते हैं, टाउ बराबर हो जाएगा F गुना QR। तो QR को हमने B माना हुआ, तो ये हो जाएगा B। तो टाउ बराबर हो जाएगा F गुना B, तो टाउ बराबर हो जाएगा IAB गुना B। तो टाउ बराबर हो जाएगा IAB। इस तरह से टाउ बराबर हमको मिल जाएगा IAB, और N फेरा है तो टाउ बराबर हो जाएगा NIAB।